ख्वाब ने मुझे पहले ही परेशान कर दिया था। मुझे शिरीन की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन शिरीन की सारी बातें मुझे याद थी और शिरीन के बारे में सोचते हुए मैंने सोचा कि ख्वाब ही तो है यार, ख्वाब कोई सच थोड़ी ना हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने दिमाग को स्टेबल किया और बाहर निकल गया मार्केट में जाकर सबसे पहले शोरूम पर गया और मैंने जाकर कार के बारे में पता किया कि मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, किस्त कितनी आएगी और मेरे पास कितने पैसे हैं। जब मैंने अपने पैसों को देखा तो आज मेरे पैसे 3 गुना ज़्यादा निकले, यानी कि मेरे पास तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए होना थे, लेकिन मेरे पास 6 लाख रुपए मौजूद थे। और 6 लाख रुपए देखकर मैं तो हैरान रह गया था कि मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। मैंने सोचा हो ना हो शिरीन ने ही इसमें कुछ ना कुछ किया होगा, आखिर वो जिन्नज़ादी है, वो जो चाहे वो कर सकती है। बहरहाल मैंने वहाँ पर जाकर गाड़ी बुक कर दी और हमारा नसीब देखिए कि गाड़ी हमें कल ही मिल जाएगी, ऐसा शोरूम वाले ने कह भी दिया। वरना गाड़ियों में इतनी वेटिंग होती है कि आज बुक करोगे आप तो आपको तकरीबन 1 आध हफ्ता तो लगता ही है। लेकिन मेरा नसीब देखिए कि मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और मुझे कल की ही तारीख मिल गई गाड़ी उठाने के लिए। बहरहाल मैं बड़ा खुश था और अपनी रिक्शा में बैठे बैठे खुश हो रहा था। करीब 3 लाख रुपए का मुझे फाइनेंस कराना पड़ा था, जो मैंने खुशी खुशी करवा लिया था, क्योंकि गाड़ी एक बार मेरे हाथ में आ गई तो उसे चलाकर 3 लाख क्या, मैं पूरे 9 लाख उतारने को तैयार था। बहरहाल मुझे बहुत खुशी थी गाड़ी का टोकन मिलने की और गाड़ी मिलने की, इसीलिए मैं खुशी खुशी आज खूब अच्छे से काम कर रहा था और मुझे बार बार रह रहकर शिरीन की याद आ रही थी। आखिर वो मेरी मोहब्बत थी और उसे भी मुझसे इतनी मोहब्बत थी और उसका ख्याल रखना, उसकी हर एक छोटी छोटी बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे इस तरह समझती थी जैसे हम ही एक दूसरे के लिए बने हो। और मेरी वाइफ थी जो बिल्कुल परवाह किए बगैर अपनी ही मस्ती में मस्त थी। उसे सिर्फ उसके पैसों से और उसकी शॉपिंग से ही मतलब था। उसे सिर्फ ये मतलब था कि पैसे आना चाहिए और मैं खूब अय्याशी करूँ, खूब उड़ाऊँ। वो ये भी नहीं जानती थी कि जिन पैसों पर वो अय्याशी कर रही है वो भी मेरे नहीं बल्कि शिरीन के हैं। बहरहाल मैंने उसे सच्चाई बताना सही नहीं समझा, क्योंकि औरतों की आदत होती है कि वो भला सोचने से पहले बुरा पहले सोचती है। नेगेटिविटी खूब भरी होती है और मेरी वाइफ तो इसमें अव्वल दर्जे की थी, इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल मैं दिन भर गाड़ी चलाता रहा और रात को अपने आप ही मेरी रिक्शा हवेली की जानिब मुड़ गई, जहाँ मुझे रोज़ जाना होता था। आज मैं जब हवेली गया तो वहाँ पता नहीं क्यों पर लाइट्स बंद थी। मैं चौंक गया। मैंने कहा शिरीन इतनी जल्दी सो तो नहीं सकती, क्योंकि रात के तकरीबन 2 ही बज रहे थे और इस टाइम तो मैं शिरीन को रेलवे स्टेशन से पिकअप करके यहाँ छोड़ता था। मैंने सोचा कि चलो अंदर चलकर देखता हूँ। फिर ख्याल आया कि यार किसी के घर में इस तरह जाना सही नहीं है जबकि वो आराम में हो। शिरीन मेरा इतना ख्याल रखती है, अगर एक दिन उससे ना भी मिलूंगा तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ेगा। और कल हुआ तो गाड़ी लेकर ही यहाँ पर आऊँगा ताकि शिरीन को सबसे पहली ड्राइव में यहाँ पर करवा सकूँ। मैंने सोचा कि अब घर जाया जाए और घर जाकर ही आज खाना खाया जाए। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं घर पर खाना खाए को। मैंने सोचा चलो आज बीवी के साथ ही खाना खा लिया जाए। वैसे क्या पता बीवी जाग भी रही होगी नहीं, या फिर उसने खाना खाने की मेरे साथ सोची भी होगी या नहीं, क्योंकि वो तो इतनी लापरवाह हो चुकी थी कि उसे कोई मतलब नहीं था कि शौहर कब आ रहा है, कब जा रहा है, मेरे से बात कर रहा है या नहीं, या मेरे साथ खाना खा रहा है, इस बात की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। वो और उसका पैसा, और मैं भी उसे पैसों पर पैसे दिए जा रहा था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता था और शिरीन को भी सुकून देना चाहता था, क्योंकि शिरीन से ही मुझे अब सुकून मिलने वाला था। रानी तो मेरी नज़रों से उतर चुकी थी और वो सिर्फ पैसों की लालची औरत थी। मैंने हाल रिक्शा को घुमाया और सीधे घर की तरफ आया। घर आया तो देखा बीवी तो गधे घोड़े बेचकर आज फिर सो रही थी। मैंने सोचा चलो मैं ही खुद खाना निकाल लेता हूँ और खा लेता हूँ। वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि शिरीन के साथ उस लजीज खाने को खाने की आदत जो पड़ गई थी। जैसे ही किचन में गया और बर्तन खोले तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मेरी बीवी ने यानी महारानी जी ने आज कुछ बनाया ही नहीं था और वो खुद भी शायद ऐसे ही सो गई होंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है बाहर खा खुआ के आ गई हो, इसलिए उसने कुछ बनाया नहीं हो, और मैं इतने दिन से घर में खाना नहीं खा रहा था, इसीलिए उसने काम चोरी करते हुए मेरे लिए खाना बनाना ही बंद कर दिया होगा। बहरहाल जैसे ही मैं आगे रूम में पहुंचा तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे पैकेट मिले। पैकेट थे कुछ पिज़्ज़ा के, कुछ बर्गर के और कुछ और चीज़ों के, और जोमेटो का बिल भी पास में पड़ा हुआ था। मेरी बीवी ने जोमेटो से खाना मंगाकर खा लिया था और गधे घोड़े बेचकर सो गई थी, क्योंकि उसे मुझे तो परवाह थी नहीं, इसीलिए वो शायद सो गई थी। मैंने सोचा अब क्या किया जाए फारूक, खाना तो मिला नहीं है और भूख तो अच्छी खासी लगने लगी थी, क्योंकि रात के 3 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। गुस्सा तो ऐसा आया था कि अपनी बीवी को उठाऊँ और उसे 2-3 रेपट और लगाऊँ कि अपने शौहर के लिए क्या खाना भी नहीं बना सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि खामखा किचकिचवाड़ा करने से मतलब नहीं है, हम तो जाकर बाहर ही खाना खा लेते हैं। और उसके बाद मैं सीधे रिक्शा लेकर बाहर निकल गया। दिल कहीं लगने को तैयार ही नहीं था, बार बार रह रहकर शिरीन की याद आ रही थी और वही नज़रों में घूमे जा रही थी। बाहर गया और जैसे ही रेलवे स्टेशन साइड गया तो मुझे एक बेंजो का ठेला खड़ा हुआ दिखा।
अक्सर मैं जब रात को गाड़ी चलाता था देर तक, तो इसी ठेले पर मैं बेंजो खाया करता था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेंजो ब्रेड और ऑमलेट से मिलकर बनता है और हमारे इंदौर में तो खाने का मज़ा ही अलग है। बहुत अच्छा बेंजो बनता है। बहरहाल उस बेंजो के ठेले वाले के पास जब गाड़ी लगाई तो वो कहने लगा, और भाई फारूक भाई कहाँ हो आजकल? आजकल तो आप हमारा बेंजो टेस्ट करने भी नहीं आते। मैंने कहा क्या बताऊँ यार भाई, उलझा हुआ हूँ ज़िंदगी की कश्मकश में। तो वो कहने लगा, ठीक है आज बेंजो खाओगे या हमसे मिलने ही आए हो? मैंने बोला, आज तो तुम 2 3 4 बेंजो लगा दो, बहुत भूख लगी है भाई। उसने बेंजो लगाए, मैंने बेंजो पेट भर कर खाए और उसके बाद उसे पैसे दिए। आज वो बड़ा खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझसे मुलाकात कर रहा था। बहरहाल पैसे देकर मैं घर जाने लगा तो फिर से ख्याल आया कि क्यों ना शिरीन के घर एक और बार जाकर देखा जाए, शायद अब मेरी मुलाकात उससे हो जाए। इसीलिए मैंने फिर से शिरीन के घर के उधर, शिरीन की हवेली के उधर रिक्शा घुमा दी। वहाँ पहुँचा तो अभी भी लाइट्स बंद थी। मैंने सोचा अब शायद शिरीन से कार के साथ ही मुलाकात करना बेहतर होगा, क्योंकि वो आज मिल नहीं रही है। कुदरत को यही मंजूर है कि नई कार लेकर ही उसके पास जाऊं। बहरहाल घर गया और घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन सुबह के 4:30 बज चुके थे। घर जाकर सोया और वही रोज के शेड्यूल के मुताबिक, शिरीन वाले शेड्यूल के मुताबिक ही 11:30 बजे मेरी नींद खुली। नींद खुलते ही मुझे सबसे पहले शिरीन का ख्याल आता था और आज भी वही हुआ था। मैंने अपनी बीवी यानी रानी से कहा कि तुम कैसी लापरवाह औरत हो, रात को मुझे इतनी जोरों की भूख लगी हुई थी और तुमने था कि खाना बाहर से मंगा लिया और मेरे लिए कुछ बनाया भी नहीं। तो उसने मुझे बड़ा तंज कहकर जवाब दिया कि जब इतना बाहर तुम अय्याशी कर लेते हो तो घर में खाना खाने की ज़रूरत क्या है? कितने दिन हो गए तुमने खाना नहीं खाया था, तो मैंने से तुम्हारे लिए बनाया नहीं। मैंने कहा, बदतमीज़ औरत, तुम्हें शायद अपने शौहर से बात करते भी नहीं आती है। और इतना कहकर मैं बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल गया। अपनी रिक्शा ली और घर से बाहर सवारी मारने निकल गया। रास्ते में ही मैंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी का फ़ोन मेरे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि उससे मेरी परवाह नहीं थी। मुझे बस शिरीन से मिलना था और शिरीन की ही याद अब सताए जा रही थी। दिन भर गाड़ी चलाने में आज दिल ही नहीं लग रहा था। बेसब्री से सिर्फ कार का और शिरीन का इंतज़ार था। जैसे ही शाम हुई मैं सीधे शोरूम पहुंचा और वहां से गाड़ी कब मुझे मिलेगी इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल की। उसने कहा, सर आपको 1 घंटा वेट करना होगा। मैंने कहा, बिल्कुल मैं 1 घंटा वेट करूंगा। 1 घंटा वहीं पर वेट करता रहा और आखिरकार मेरी गाड़ी मुझे मिल ही गई। दोस्तों, मैंने जो गाड़ी बुक की थी वो थी स्विफ्ट डिज़ायर, और वो भी सफ़ेद कलर की, क्योंकि मुझे वाइट और ब्लैक कलर ही पसंद था। बहरहाल गाड़ी जैसे ही मेरे हाथ में आई तो वहाँ पर शोरूम वालों ने मेरा अच्छा खासा वेलकम भी किया और मुझे अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद मैंने गाड़ी ली और सीधा मिठाई की दुकान पर पहुँच गया, क्योंकि मुझे पता था शिरीन को मीठा बहुत पसंद था और ख़ासकर उसे बंगाली मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने सीधे गया और अपना स्वीट्स पर से मैंने बंगाली मिठाई ली और उसके बाद पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा दी और भैया को बोल दिया, भैया टैंक फुल कर दीजिए। मेरी हालत इतनी अच्छी दिखती नहीं थी कि मैं कार चला लूँ और उसका टैंक फुल करवा लूँ, इसलिए पेट्रोल पंप वाला भी मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने जैसे ही उसे ये करते हुए देखा तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि अब जाकर सबसे पहले अच्छे कपड़े भी खरीदे जाएं, क्योंकि कार में बैठने के बाद तो थोड़ा कपड़े वपड़े मेंटेन करना भी ज़रूरी है और फिर शिरीन भी अगर साथ होगी तो हमें तो अच्छे से दिखना ही पड़ेगा। कार का टैंक फुल करवा कर मैं अच्छे से एक कपड़े की शॉप पर गया और वहाँ से 4-5 जोड़ कपड़े खरीद लिए और उसके बाद मैं सीधा घर चला गया। घर जाकर बच्चों को कार दिखाई, बीवी को भी बताया कि मैंने कार ले ली है, तो उसने रूखा सूखा जो बना उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और उसके बाद वो अंदर चली गई। उसे कोई खुशी नहीं थी कि मैंने कार ली है। बहरहाल मुझे उससे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे उम्मीद थी सिर्फ एक ही शख्स से और वो थी शिरीन। मैंने बच्चों को मिठाई वगैरह खिलाई और एक पैकेट पहले ही शिरीन के लिए अलग निकाल कर रख दिया था। उसके बाद मैं घर गया अंदर और सीधा नहाने चला गया। नहाकर गाड़ी में से मैंने कपड़े निकाले और नए कपड़े पहन लिए। मेरी बीवी मुझे देखती रह गई और कहने लगी, आज इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? ऐसा तो नहीं कहीं बाहर तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा है? आखिर तुम किससे मिलने जा रहे हो? सच बताओ, कोई और तो नहीं आ गई तुम्हारी ज़िंदगी में? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत दिन से देख रही हूँ मैं। मैंने कहा, रानी जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना ही इस्तेमाल किया करो और फिजूल बात मेरे से मत करा करो। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती तो कम से कम बुरी बात भी मत किया करो। जा रहा हूँ मैं और रात को लेट आऊँगा। तुम कल जैसा अपना खाना खा खुआ के सो जाना। आज मुझे उम्मीद भी नहीं है और ना मैं घर में खाना खाऊंगा। इतनी बातें करके मैं नए कपड़े पहनकर सीधे गाड़ी में आया और तकरीबन रात के 8 बजे गाड़ी लेकर निकला था। 10 बजे तक गाड़ी में ही घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा और फिर जैसे ही रात के 12 बजे तो मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि हो सकता है आज शिरीन मुझे यहाँ पर मिल जाए, लेकिन ताज्जुब की बात थी शिरीन आज यहाँ पर भी नहीं आई। 2 बज गई मुझे इंतज़ार करते करते, लेकिन शिरीन के कोई अते पते नहीं थे और आज मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे उसे गाड़ी में घुमाना भी था। जब तक उसे ना घुमा लूँ मैंने इसमें सवारी ना मारने की कसम खाई थी।
पहले तो सबसे पहले शिरीन को ही बिठाऊंगा, फिर ही इसके बाद कोई सवारी बैठेगी। मैंने सोचा है क्यों ना हवेली चलकर ही देखा जाए। आज जब मैं हवेली पहुंचा तो हवेली में लाइट्स ऑन थी और मेरा दिल उसी को देखकर बाग बाग हो गया था। मैंने सोचा चलो आज तो शिरीन से मुलाकात हो ही जाएगी। उसके बाद मैं बिना पूछे ही, इतना तो अब मेरी उनसियत उससे बढ़ चुकी थी, इतना लगाव तो था कि मैं उस पर हक रखता था, और मैं बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला गया। जैसे ही हवेली में पहुंचा तो शिरीन एक जगह टेंशन में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक निशान भी था। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मिठाई का डब्बा मेरे हाथ में से गिर गया। मिठाई तो गई पता नहीं कहाँ। मैं शिरीन के पास गया, मैंने कहा शिरीन क्या हुआ और ये तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसी? तो वो कहने लगी फारूक कोई बात नहीं, वो तो मुझे लग गई थी निकलते वक्त दरवाजे की, इसलिए चोट है। मैंने कहा शिरीन मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ आखिर क्या हुआ है और कल तुम कहाँ थी? मैं यहाँ पर आया था लेकिन लाइट यहाँ की बंद थी तो मैंने सोचा तुम्हें तकल्लुफ ना दूं और सीधे घर चला गया, और मैंने सोचा था कि तुम्हें कार के साथ ही सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो तुमने मुझे बहुत ही बुरा सरप्राइज दे दिया है। अब मुझे सच बताओ कि आखिर क्या बात है? शिरीन ने मुझे सारी सच्चाई बताई, किस तरह उसके घर वाले उसे यहाँ से ले गए थे और ज़बरदस्ती कर रहे थे उसके साथ और कह रहे थे कि उस लड़के का साथ छोड़ दे, वो आदमजात है और तू जिनजात, उसके साथ तेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन शिरीन उनसे लड़ झगड़ कर आ गई और ये निशान जो उसके गाल पर था ये उसके वालिद साहब ने ही उसे दिया था। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा शिरीन तुम्हारी मोहब्बत बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी शिरीन बोली फारूक मैं जानती हूँ, लेकिन मोहब्बत बिना तकलीफों के मुकम्मल नहीं होती है। मैंने कहा हाँ वो बात सही है। मैंने कहा अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी और जगह घर दिला देता हूँ और वहीं पर हम रह लेंगे। तो वो कहने लगी नहीं फारूक, मुझे यहीं रहने की इजाज़त मिली है और यहीं पर मैं रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ से तो चलो, कम से कम हमारी गाड़ी में तो घूम ले। तो वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा कि तुमने गाड़ी ले ली फारूक? मैंने कहा हाँ, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी लाया था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मिठाई का डब्बा तो वहीं पर गिर गया, पता नहीं जिंदा भी बची होगी या नहीं। उसके बाद मैं मिठाई का डब्बा उठा के लाया और मैंने अपने हाथों से शिरीन को मिठाई खिलाई। शिरीन ने भी एक पीस उठाया और मुझे खिलाया और हमने दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मैंने कहा शिरीन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, तुम आ गई हो तो मेरे पास ये कार भी आ गई है, वरना शायद मेरा ये सपना भी अधूरा रह जाता। तो वो कहने लगी फारूक जब तक मैं हूँ तब तक अपने सारे सपने पूरे कर लो, क्या पता मैं कितने दिन की मेहमान हूँ। मैं चौंक गया और मैंने उसे गले से अलग किया और कहा कि शिरीन देखो फिजूल बातें ना किया करो, अल्लाह तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे और तुम हमेशा रहो चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तो शिरीन ने कहा चलो ठीक है, सबकी उम्र लंबी रहे, चलो अब हम कार में चलते हैं। जैसे ही बाहर गए तो शिरीन कार देखकर बड़ी खुश हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शिरीन को वाइट कलर इतना ज़्यादा पसंद है। मैंने तो अपनी पसंद के हिसाब से ले ली थी। उसने कहा फारूक तुमने बहुत अच्छा किया कि ये वाइट कलर में ही गाड़ी ली, चलो कितने लोगों को बिठाया अभी तक ये बताओ। मैंने कहा शिरीन तुम पहली होगी जो इस गाड़ी में बैठोगी। वो कहने लगी वाह फारूक मान गए आपको, वाकई आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और रात भर हम गाड़ी में ही घूमते रहे, कभी कहाँ कुछ खाया कभी कहाँ कुछ खाया, और उसके बाद हम तकरीबन सुबह 5:30 बजे शिरीन की हवेली पर वापस पहुँचे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।